ये इस्पात सिर्फ मुहाफिजों के हाथों में जो अफराद बेहोश होते हैं उन्हें खास तरीके से होश में लाया जाता है, वरना वो इसी बेहोशी के आलम में हलाक हो जाते हैं। जोसेफ ने कहा, कौन सा खास तरीका है मुझे बताओ। इमरान ने कहा, इसके लिए पैरों के दोनों अंगूठों को एक साथ मखसूस अंदाज में ज़ोरदार झटका दिया जाता है। ये झटका इस कदर ज़ोरदार होता है कि सिर्फ मुहाफिजों के हाथों बेहोश होने वाले इंसान के सारे जिस्म में दर्द की तेज़ लहरें सरायत कर जाती हैं। दर्द की ये लहरें जब दिमाग तक पहुंचती हैं तो दिमाग की बंद रगें फ़ौरन खुल जाती हैं, जिससे दहन पर छाया हुआ अंधेरा ख़त्म हो जाता है और इंसान फ़ौरन होश में आ जाता है। जोसेफ ने कहा, और इमरान एक तवील सांस लेकर रह गया। होश में आते ही उसे वाकई पैरों के अंगूठों में झटके लगने से सारे जिस्म में तेज़ दर्द का एहसास हुआ था, जिससे उसके जहन में छाई हुई तारीकी ख़त्म हो गई थी और उसे होश आ गया था। क्या इसी तरीके से तुम इन सब को भी होश में लाओगे? इमरान ने पूछा। इस बात से इस तरीके के अलावा इन्हें होश में लाने का कोई और तरीका नहीं है। जोसेफ ने इस बात में सर हिलाकर कहा, ठीक है, होश में लाओ इन्हें, फिर बात करते हैं। इमरान ने कहा और जोसेफ सर हिलाकर जूलिया की तरफ बढ़ गया। वो जूलिया के पैरों पर झुका और उसने जूलिया के पैरों के अंगूठे एक साथ पकड़े और उन्हें दाएं बाएं घुमाने लगा। फिर उसने दोनों अंगूठों को एक साथ इस जोर से झटके दिए कि इमरान को यूं महसूस हुआ जैसे जूलिया के पैरों के अंगूठे उखड़कर जोसेफ के हाथों में आ गए हों। झटका लगते ही जूलिया का जिस्म बुरी तरह से तड़प उठा। जोसेफ ने एक बार फिर उसी तरीके से झटका लगाया तो जूलिया के मुंह से ज़ोरदार चीख निकली और वो बुरी तरह से तड़पती हुई होश में आ गई। वो एक झटके से उठकर बैठ गई, फिर हाली हाली नज़रों से इधर उधर देखने लगी। जूलिया के बाद जोसेफ ने इसी तरीके से सफदर और बाकी साथियों को होश में लाया। थोड़ी देर बाद वो सब ना सिर्फ होश में थे बल्कि इनके शऊर भी जाग गए थे। ये सब क्या था, क्या हुआ था? वो शगाफ और आग कहाँ है? जूलिया ने लरसते हुए लहजे में कहा। बाकी सबकी हालत भी जूलिया से मुख्तलिफ नहीं थी। इमरान ने उन्हें वो सब बातें बता दी जो इसे जोसेफ ने शानारी जादू के हवाले से बताई थी। ये सब सुनकर वो बुरी तरह से कांप उठे थे कि हाबेला ने शानारी जादू के ज़रिए उन्हें आग में ज़िंदा जलाने की कोशिश की थी। मेरे खुदा, हाबेला का दूसरा वार वाकई बेहद शदीद था। सफदर के मुंह से निकला, हाँ, और अगर जोसेफ पर वक्त कार्रवाई ना करता तो अब तक हमारी राख भी हवा में उड़ चुकी होती। हावर ने एक काम कर कहा, थैंक यू जोसेफ, तुमने हमें शानारी जादू से बचाकर इस बार वाकई नई ज़िंदगी दी है। अगर तुम हमारे साथ ना होते तो ना जाने क्या होता। तनवीर ने जोसेफ की तरफ देखते हुए कहा। जोसेफ के साथ साथ तुम मेरा भी शुक्रिया अदा करो, इमरान ने कहा। वो क्यों? तुमने कौन सा तीर मारा है? तुम भी तो हमारे साथ ही बेहोश हुए थे। तनवीर ने उसे घूर कर कहा। हाँ इमरान साहब, जोसेफ ने तो हमारी जानें बचाई हैं, हमारे साथ साथ उसने आपको भी बचाया है। फिर हम आपका शुक्रिया अदा क्यों करें, बल्कि आपको चाहिए कि हमारे साथ साथ आप भी जोसेफ का शुक्रिया अदा करें, सदीकी ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐ मेरे मुसलमान भाइयों और मेरे सिवा सबकी बहन, ये मत भूलो कि जोसेफ मेरा शागिर्द है। उसे मैंने हर तरह के हालात से नबरदाज़मा होने की ट्रेनिंग दे रखी है। शागिर्द कोई अच्छा और बड़ा काम करे तो उसका क्रेडिट सबके साथ साथ उस्ताद को भी जाता है, इमरान ने कहा। तो वो सब हंस पड़े। मावराई मामलों में भी आप ही ने उसे ट्रेनिंग दी है, नुमानी ने हंसते हुए कहा। और नहीं तो क्या, अगर ये मेरे लिए झूठ भी ना बोल सके तो मैं इसकी टांगें ना चीर दूंगा, इमरान ने कहा। और सबके साथ साथ जोसेफ भी हंस दिया। जोसेफ, अब सागंदी, मेरा मतलब है कि हाबेला कहाँ है? इतना बड़ा वार करके वो हम पर और पार भी तो कर सकती है, जूलिया ने जोसेफ से मुखातिब होकर कहा। सागंदी ने इस बार हमें हर हाल में हलाक करने का इरादा किया था, इसीलिए उसने अपना शानारी जादू का सबसे बड़ा वार किया था। ऐसी बदरूह अपनी ताकतों का इस्तेमाल अगर किसी इंसान को हलाक करने के लिए करें तो उनका वजूद बेहद लागर और कमज़ोर हो जाता है। मैं आप सबको पहले भी बता चुका हूँ कि हाबेला ऐसी ज़रियत है जो एक जादुई वार करने के बाद कमज़ोर हो जाती है और उसे अपनी ताकत बहाल करने के लिए तारीकी में जाना पड़ता है, जहाँ से कम से कम 2 सातें ज़रूर गुजारनी होती हैं। तारीकी में 2 सातें गुजरने के बाद उनकी ताकतें बहाल हो जाती हैं और वो नया और कारी वार करने के लिए दोबारा लौट आती हैं। लेकिन इस बार हाबेला ने चूँकि हमें हलाक करने के लिए बहुत बड़ा जादू चलाया था, इसलिए उसका वजूद बहुत ज़्यादा लागिर हो गया है। वो वार करते ही तारीकी में भाग गई थी। अगर उसका वार कामयाब हो जाता तो उसकी ताकतें जल्द बहाल हो जाती, लेकिन चूँकि उसका वार कामयाब नहीं हुआ और हम सब जिंदा हैं, इसीलिए अब उसकी ताकतें बहाल होने में वक्त लगेगा। उसे कम से कम 3 दिन और 3 रातें तारीकी में गुजारनी होंगी, तब उसकी ताकतें बहाल होंगी, वरना नहीं, जोसेफ ने कहा। ओ गोया अब हम हाबेला के जादुई वारों से महफूज हैं, वो फ़ौरन हम पर हमला नहीं करेगी, तनवीर ने कहा। हाँ, वो 72 घंटों तक अब हम पर कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती, जोसेफ ने इस बात में सर हिलाकर कहा। तब ठीक है, मुझे उम्मीद है 72 घंटों तक हम डार्क वर्ल्ड में दाखिल हो जाएंगे, फिर हमारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी, जोहान ने कहा। यहाँ आसानियाँ नहीं हैं, इन जंगलों में कदम कदम पर मौत है, हमें भी बहुत से मुश्किल और सख्त हालात का सामना करना है। हमारी मुश्किलें और परेशानियाँ डार्क वर्ल्ड में दाखिल होकर और ज़्यादा बढ़ जाएंगी।
इस बार हमारा मुकाबला आम जंगली वहशियों से नहीं है बल्कि कौम जन्नात से है। वो हमें आसानी से डार्क वर्ल्ड में दाखिल नहीं होने देंगी, इमरान ने कहा। जोसेफ सब संभाल लेगा, ये यूं ही मुंह उठाकर तो हमारे साथ नहीं आया है, जूलिया ने मुंह बनाकर कहा। यूं कहो जोसेफ इन सब को संभाल लेगा और तुम्हें संभालने के लिए मैं हूं ना, क्यों तनवीर, इमरान ने कहा तो सब मुस्कुरा दिए, जबकि तनवीर का हस्ब आदत मुंह बन गया। उसने जवाब में कुछ नहीं कहा था। वो जानता था कि अगर उसने कुछ कहा तो इमरान उसके जुमले उसी पर ही उलट देगा और सबकी मौजूदगी में उसकी ही सबकी होगी, इसीलिए उसने खामोश रहना ही मुनासिब समझा था। शाम के साए गहरे हो रहे हैं, अभी हम जंगलों में दाखिल नहीं हुए हैं और रात भी सर पर आ गई है। रात का क्या इंतज़ाम है तुम्हारे पास? जूलिया ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। मेरे रिस्ट वॉच के मुताबिक सब 6 से 7 घंटे बेसुध पड़े रहे हैं, इसके बावजूद भी तुम सोना चाहती हो, इमरान ने रिस्ट वॉच देखते हुए कहा। तो क्या तुम अंधेरे में जंगलों में जाने का सोच रहे हो? जूलिया ने चौंक कर कहा। क्या हर्ज है, डार्क वर्ल्ड में अंधेरा ही अंधेरा है, वहाँ सनलाइट और पावर लाइट की कोई सहूलत नहीं है, इसीलिए अंधेरे में चलने की प्रैक्टिस अभी से करेंगे तो आगे काम आएगी, इमरान ने कहा। इमरान साहब ठीक कह रहे हैं मिस जूलिया, बेहोशी की हालत में हमने आराम ही तो किया है। मेरा ख्याल है कि हम सब फ्रेश हो चुके हैं और हमारी थकावट भी ख़त्म हो गई है, सफदर ने कहा। तो मैं कब रोक रही हूँ, चलो, जूलिया ने कहा। चलो चलो, हमारी डिप्टी चीफ ने इजाज़त दे दी है, अब चलो कहीं इसका इरादा ना बदल जाए, इमरान ने जल्दी से कहा और वो सब मुस्कुरा दिए। बैग पहले ही उनके कांधों पर थे, वो सब उठे और फिर वो जंगल की तरफ बढ़ने लगे। जोसेफ के हाथ में एक तलवार नुमा खंजर था जिससे वो जंगल में कदम झाड़ियों को काटता हुआ रास्ता बनाता जा रहा था और वो सब उसके पीछे चल रहे थे। दरख्तों के झुंड में आते आते रात सर पर आ गई और वहाँ अंधेरा छा गया। जोसेफ ने उन्हें अंधेरे में टॉर्च रोशन करने से मना कर दिया था ताकि जंगली जानवर रोशनी देखकर उनकी तरफ मुतवज्जे ना हो सके। इन सब ने आंखों पर नाइट फ्यूज लेंस लगाए थे। ये लेंस इमरान खसूसी तौर पर साथ लाया था। डार्क वर्ल्ड में चूंकि तारीकी थी और उन्हें वहाँ तारीख रास्तों पर ही सफ़र करना था, इसलिए इमरान चाहता था कि अंधेरा होने के बावजूद तारीकी में आसानी से देख सकें और आने वाले खतरों का मुकाबला कर सकें। ये नाइट फ्यूज लेंस टेली नाइट स्कोप जैसे थे जिनसे रात की तारीकी और गुप्त अंधेरे में भी आसानी से देखा जा सकता था। नाइट फ्यूज लेंस के साथ इमरान ने जगूरिया से रवानगी के वक्त लिबासों के नीचे झली जैसे और इंतहाई बारीक जालीदार लिबास भी पहनने के लिए ले दिए थे जो उसके हाथों, पैरों और जिस्म के तमाम हिस्सों पर फिट आ गए थे। ये लिबास फाइबर ऑप्टिकल ग्लास और एल्यूमिनियम की तारों से बनाए गए थे। फाइबर ऑप्टिकल ग्लास की जदीद टेक्नोलॉजी अब आम हो चुकी थी। इससे आम शीशे को पिघलाकर उनमें एल्यूमिनियम मिक्स किया जाता था और फिर उन्हें खींचकर बारीक बालों जैसी तारें बनाई जाती थी जिन्हें मशीन में किसी कपड़े की तरह बुना भी जा सकता था। बारीक रेशों जैसे तार इंतहाई मजबूत होते थे जिन पर गोली का भी असर नहीं हो सकता था। इस जदीद टेक्नोलॉजी के तहत बुलेट प्रूफ गाड़ियों के शीशे और बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी बनाई जाती थी जिन पर बमों का भी असर नहीं होता था और इन्हीं फाइबर ऑप्टिकल ग्लास से दुनिया भर के तैयारों के विंड स्क्रीन भी बनाए जाते थे ताकि बुलंदी पर और हवा की शदीद दबाव से भी उन्हें नुकसान ना पहुंच सके। इसके अलावा फाइबर ऑप्टिकल ग्लास और एल्यूमिनियम की शीट्स तैयारा साजी की मेन बॉडी और हवाई जहाज़ों की तैयारी में भी इस्तेमाल की जा रही थी जो मजबूती के लिहाज से स्टीनलेस स्टील से भी ज़्यादा मजबूत और पायदार थे। इमरान ने इस टेक्नोलॉजी के तहत वो लिबास तैयार किए थे। ये लिबास खसूसी तौर पर जालीदार बनाए गए थे ताकि जिस्म से निकलने वाले फासिद मादों के अखराज में रुकावट ना हो सके और जिस्म के मसामों से निकलने वाला पसीना बासानी बाहर आ जाए। अलबत्ता जालियाँ इस कदर बारीक थीं कि इनमें एक छोटी सी चूंटी भी दाखिल नहीं हो सकती थी। अफ्रीका के जंगल दरिंदों के साथ जहरीले हशरातुल अर्ज़ और जहरीले कांटों वाले पौधों से भरे हुए थे। इन जहरीले कीड़ों, मकोड़ों, सांपों, जहरीली चूंटों, सुरमक्खियों और जहरीली कांटों से बचने के लिए इमरान ने यह खसूसी लिबास पहनाए थे। इन खसूसी लिबासों की वजह से जंगल की मामूली सी चूंटी भी उन्हें अब नहीं काट सकती थी और ना ही उन्हें कोई जहरीला सांप डस सकता था। इमरान इन मखसूस लिबासों को हार्ड ब्लॉक कहता था। हार्ड ब्लॉक पहनकर वो सब मुतमईन थे। इन्हें इन लिबासों में चलने फिरने और उठने बैठने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। हार्ड ब्लॉक जल्द के रंग के थे और उनकी जल्द से चिपके हुए थे। हार्ड ब्लॉक्स की वजह से वो जंगल के छोटे मोटे खतरात से महफूज रह सकते थे, इसीलिए उन्होंने तारीकी में सफ़र करने पर कोई एतराज़ नहीं किया था। तारीकी में अगर उन्हें सांपों, बिच्छुओं और जहरीली चूंटियों के झुरमुट में भी रात गुजारनी पड़ती तो उन्हें किसी नुकसान का अंदेशा नहीं था। वैसे इमरान ने इन लिबासों को इस अंदाज में डिज़ाइन कराया था कि उनकी बारीक तारों से हल्की मगर इंतहाई ज़ूद असर बू फूटती रहती थी जिससे हशरातुल अर्ज़ उनसे दूर रहते थे। हार्ड ब्लॉक्स के लिबासों में वह घनी और हुरदरू झाड़ियों में भी आसानी से आगे बढ़ते जा रहे थे। हुरदरू झाड़ियाँ उनके ऊपर वाले लिबासों को जगह जगह से उधेड़ रही थी, लेकिन इन झाड़ियों के कांटे उनके जिस्मों पर हराश तक नहीं डाल रहे थे। जोसेफ उन्हें झाड़ियों और दरख्तों से गुजारता रुके बगैर आगे ही आगे लिए जा रहा था।
रात होते ही जंगल की ज़िंदगी जैसे बेदार हो गई थी। जिंगरों के साथ साथ दूर नज़दीक के उल्लुओं और बहुत से जानवरों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं, जिनमें होनहार दरिंदों की धाड़ें, चिंगारें और गराहटें भी शामिल थीं। आगे जाकर झाड़ियाँ और ज़्यादा घनी हो गई थीं। ज़मीन गीली थी और कीचड़ से भरी हुई थी। इस कीचड़ में उनके पैर धंस धंस जा रहे थे, मगर वो खामोशी से जोसेफ की तकलीद में आगे बढ़ते जा रहे थे। एक जगह जोसेफ ने बांस उगे हुए देखे तो वो उन्हें वहीं ठहरा कर इस तरफ चला गया। फिर थोड़ी देर में वो अपने कांधों पर लंबे लंबे बांस उठाकर ले आया, जो उसने तलवार जैसे हंजर से काटे थे। जोसेफ ने इन बांसों के सरों पर नुकीले कलम बना दिए थे। बांस जंगल के वहशी कबीले के नेज़ों जैसे नज़र आ रहे थे। उसने एक एक बांस इन सबको पकड़ा दिया। हम इस वक्त दलदली रास्तों पर सफ़र कर रहे हैं। दलदलें गहरी और ख़तरनाक नहीं हैं, लेकिन एहतियात के तौर पर हम इन बांसों को दलदल में रख कर और ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। और मैंने इनके सिरे नोकीले इसीलिए बनाए हैं ताकि अगर हमारे रास्ते में कोई दरिंदा आए तो हम उनसे अपना बचाव कर सके। जोसेफ ने उन्हें इन बांसों की अफादियत बताते हुए कहा। जोसेफ के कहने का मतलब है कि हम इन बांसों को दलदलों में लाठियों की तरह टेकते हुए ज़्यादा आसानी से आगे बढ़ सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर हम इन बांसों को दरिंदों के खिलाफ नेज़ों के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इमरान ने वजाहत करते हुए कहा। हमें पता है जोसेफ ने हमसे क्या कहा है, तुम्हें वजाहत करने की ज़रूरत नहीं है। तनवीर ने मुंह बनाकर कहा। अच्छा, तुम्हें अकल है, मैं तो समझा था। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या समझे थे तुम? बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो कि मेरे दिमाग में अकल नहीं है? तनवीर ने उसे तेज़ नज़रों से घूरते हुए कहा। अकल होती तो तुम ना कंवारे होते और ना मैं। इमरान ने कहा। क्या मतलब हुआ इस बात का? तनवीर ने हैरत भरे लहजे में कहा। अगर मैंने मतलब बता दिया तो फिर तुम्हारी अकल का क्या फ़ायदा? ये तो अकल ना होने वाली बात हुई ना, क्यों जूलिया? इमरान ने महसूस लहजे में कहा तो इन सब के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। चलो, अगर मैं ना समझूँ तो तुम बता दो, तुम तो बहुत बड़े अक्लमंद हो ना। तनवीर ने जले कटे लहजे में कहा। हाँ, ये तो है। इमरान ने गर्दन अकड़ाकर कहा। बातें करते हुए वो बांस दलदल में दबाते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। तो फिर बताओ, तनवीर ने कहा। अक्लमंद बाप और भाई अपनी जवान बेटी और बहन को ज़्यादा देर घर में नहीं बिठा कर रखते। अगर मेरी शादी हो गई होती तो गुस्से में जल बुनकर तुम भी शादी कर लेते। इस तरह मेरी भी शादी हो जाती और तुम्हारी भी। इमरान ने कहा। जब भी बोलोगे बेतुका ही बोलोगे, ज़रा भी समझ नहीं आई है कि तुम कहना क्या चाहते हो। जूलिया ने मुंह बनाकर कहा। तुम्हारा भाई समझ गया है, क्यों तनवीर? इमरान ने शरारत भरे लहजे में कहा और तनवीर गुस्से से उसे घूरने लगा। मुझे शादी करने का कोई शौक़ नहीं है, समझे तुम? तनवीर गराया। शादी करने का नहीं तो शादी कराने का शौक़ तो होगा। मेरी शादी? इमरान ने कहा। मुझसे क्यों कह रहे हो? अपने माँ बाप से कहो, वो कराएंगे तुम्हारी शादी। तनवीर ने गुस्से से कहा। वो तो तैयार हैं, बस तुम्हारी हाँ करने की देर है। हाँ करने का वादा करो तो अम्मा भी और डैडी को लेकर मैं हो तुम्हारे फ्लैट पर आ जाऊँगा। इमरान ने कहा। मेरे फ्लैट पर आए तो मैं तुम्हें उसी वक्त गोली मार दूँगा। तनवीर कराया। इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या होगी कि तुम अपने ही हाथों अपनी बहन का सुहाग उजाड़ दो। इमरान ने कहा और वो सब हंस पड़े। कैसी बहन, कैसा सुहाग? तनवीर ने गुस्से से कहा। अरे, तुम अपनी बहन को नहीं जानते। हैरत है जूलिया, सुन रही हो ना तुम? अब इमरान ने इतना ही कहा था कि अचानक जोसेफ ठटक गया। उसने फ़ौरन एक हाथ ऊपर उठा दिया जो उनके लिए रुकने का वाज़ेह इशारा था। क्या हुआ? इमरान ने उससे पूछा। हमें घेरे में लिया जा रहा है बॉस, जोसेफ ने सरसराते हुए लहजे में कहा। घेरे में? वो कौन घेर रहा है हमें? दरिंदों का कोई टोला है? इमरान ने चौंक कर कहा। नौबास दरिंदे नहीं, वो इंसान हैं, किसी वहशी कबीले के इंसान। जोसेफ ने उसी अंदाज में कहा। वहशी कबीला? इमरान ने कहा। ये इस बास उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। वो दलदल में ही मौजूद हैं और चारों तरफ से हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। जोसेफ ने आंखें सर्च लाइटों की तरह चारों तरफ घुमाते हुए कहा। कितनी दूर हैं वो? इमरान ने पूछा। वो ज़्यादा दूर नहीं है, 200 गज से ज़्यादा फासला नहीं होगा। जोसेफ ने कहा। तो क्या हम उनका मुकाबला इन बांसों से करेंगे या गने निकाले? सफदर ने पूछा। नहीं, हम यहाँ उनका मुकाबला नहीं कर सकते। जोसेफ ने कहा। क्यों? इमरान ने पूछा। बास उनके हथियारों से हमें कोई खतरा नहीं है, लेकिन वो हम पर जाल भी फेंक सकते हैं और उनके जाल इस कदर मजबूत और सख्त होते हैं जिन्हें आसानी से काटा नहीं जा सकता। अगर उन्होंने हम पर जाल डाल दिए तो वो हमें आसानी से पकड़ लेंगे। जोसेफ ने कहा। कितनी तादाद में हो सकते हैं वहशी? इमरान ने पूछा। उनकी तादाद किसी भी तरह 200 से कम नहीं है। जोसेफ ने कहा। ओह, वाकई इतनी बड़ी तादाद हमें वाकई घेरे में ले सकती है। इमरान ने इस बात में सर हिलाकर कहा। तो क्या करना चाहिए? इन वहशियों से हम किस तरह बच सकते हैं? जूलिया ने कहा। हमें इसी दलदल में रुकना होगा। अभी उन्होंने हमें देखा नहीं है, उन्हें सिर्फ हमारे जिस्मों की बू मिल रही है। अगर हम छुप जाएं तो वो हमें तलाश नहीं कर सकेंगे। जोसेफ ने कहा। लेकिन इस दलदल में हम कहाँ छुपेंगे? यहाँ हर तरफ पौधे ही पौधे हैं। इन पौधों के पीछे तो वो हमें आसानी से देख सकते हैं क्योंकि तमाम पौधे एक दूसरे से फासले पर हैं। हावर ने कहा।
दलदल हमारी घुटनों तक गहरी है। अगर हम दलदल में लेट जाएं तो वहशियों को हमारी बू नहीं मिलेगी। वो इधर उधर घूम फिर कर वापस चले जाएंगे। हम बांसों के सिरे मुंह पर रख कर दलदल के अंदर से भी सांस ले सकते हैं। ये बांस अंदर से बिल्कुल खोखले हैं, जोसेफ ने कहा। आइडिया तो अच्छा है, मगर वहशी यहाँ आ गए तो उन्हें अपने पैरों से हमारी मौजूदगी का फ़ौरन पता चल जाएगा। वो हम पर पैर रख देंगे तो हमारा उनसे मुकाबला करना मुश्किल हो जाएगा, हावा ने कहा। उसका भी इलाज है मेरे पास, वो हमारे करीब नहीं आ सकेंगे, जोसेफ ने कहा। कैसा इलाज, क्या करोगे तुम? तनवीर ने पूछा। मेरे पास सागोंडा नाग की राख है। राख बेहद बदबूदार है। जंगल के वहशी सागोंडा नाग से बेहद डरते हैं। सागोंडा नाग की राख की बू वो पहचानते हैं और उन्हें जैसे ही सागोंडा नाग की बू महसूस होती हैं तो वो फ़ौरन अपना रास्ता बदल देते हैं। मैं इन अतराफ़ में राख फैला दूंगा। करीब आने पर इन वहशियों को जैसे ही सागोंडा नाग की बू महसूस होगी वो फ़ौरन अपना रास्ता बदल लेंगे। जोसेफ ने जेब से एक छोटी सी शीशी निकालते हुए कहा, जिसमें सागोंडा नाग की राख भरी हुई थी। तो ये राख तुम वैसे ही यहाँ फैला दो। बू महसूस करके वो शायद हमारे करीब ना आए, सदीकी ने कहा। नहीं, सागोंडा नाग की राख की बू महदूद पैमाने तक रहती है, इतनी महदूद कि वो आगे आकर हमें देख सकते हैं। एक बार उन्होंने हमें देख लिया तो फिर वो सागोंडा नाग की भी परवाह नहीं करेंगे और हम पर चारों तरफ से पल पड़ेंगे, जोसेफ ने कहा। हमारे पास गन्ने भी हैं और बम भी। क्या हम फायरिंग करके और बम ब्लास्ट करके उन्हें दूर नहीं भगा सकते? जूलिया ने पूछा। मैं इनमें से अभी किसी वहशी की हलाकत नहीं चाहता, जोसेफ ने कहा। क्यों? नोमानी ने पूछा। हम जिन दलदलों में हैं इन दलदलों में सांप भी हैं और इन दलदलों में 10-10 फुट लंबे मगरमच्छों की भी कोई कमी नहीं है। रात के वक्त मगरमच्छ दलदल की गहराई में रहते हैं। दलदल से वो सिर्फ खून की बू पर बाहर आते हैं। अगर दलदल में किसी वहशी का या हमारा खून गिरा तो सैकड़ों की तादाद में मगरमच्छ बाहर आ जाएंगे। हार्ड ब्लॉक से हम जहरीले सांपों और छोटे मोटे जानवरों से तो बच सकते हैं, जबकि मगरमच्छ इतने बड़े हैं कि वो हमें सालम नगल जाएंगे, जोसेफ ने कहा। अरे बाप रे, इन दलदलों में मगरमच्छें भी हैं। तत तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मगरमच्छों का सुनकर सुलेमान ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। मैं मगरमच्छों के बारे में पहले से बताकर किसी को खौफज़दा नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैं सबसे आगे हूँ। दलदलों में मगरमच्छ कहाँ हो सकते हैं, इसका भी बाखूबी मुझे इल्म है, जोसेफ ने कहा। तो अब इन वहशियों से बचने के लिए हमें दलदल में उतरना पड़ेगा, तनवीर ने मुँह बनाकर कहा। हाँ जल्दी करें, वहशी करीब आ रहे हैं। अगर उन्होंने हमें देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी, जोसेफ ने कहा। उसने फ़ौरन शीशी का ढक्कन खोला और इर्द गिर्द शीशी से सागोंडा नाग की राख उड़ानी शुरू कर दी। हवा का रुख पीछे की तरफ था, इसलिए राख उन सब के गिर्द फैल गई। फिर जोसेफ ने दलदल में बैठते हुए बांस का सिरा मुंह पर रख लिया और दलदल में लेट गया। दलदल इतनी गहरी थी कि उसका जिस्म आसानी से गायब हो गया था। अब वहाँ सिर्फ एक बांस दिखाई दे रहा था जो दलदल में जैसे उगाया था। जोसेफ ने उसे दोनों हाथों से पकड़कर मुंह से लगा रखा था ताकि उसे सांस लेने में कोई मुश्किल पेश न आए। चलो भाई, हम भी थोड़ा आराम कर लेते हैं। किसी दलदल में आराम करने का ये हमारा पहला और अनोखा तजर्बा ही होगा, इमरान ने कराहते हुए कहा। फिर वो बैठा और जोसेफ की तरह बांस का सिरा मुंह से लगाकर दलदल में लेटता चला गया। इसी तरह एक एक करके इमरान के साथी भी बांस मुंह से लगाते हुए दलदल में लेट गए। उनके लेटते ही दलदल का गदला पानी और उसकी सतह बराबर हो गई। उन्हें दलदल में लेटे हुए अभी थोड़ी ही देर गुजरी होगी कि अंधेरे में बेशुमार वहशी एक दायरे की शक्ल में नमूदार हुए, जो झुके झुके अंदाज में नहायत आहिस्ता आहिस्ता घेरा तंग रहे थे। उनके हाथों में नेज़े और बड़े बड़े फलों वाले कुल्हाड़े नजर आ रहे थे और उनमें से कई वहशियों ने जंगली बैलों के बने हुए बड़े और मजबूत जाल भी उठा रखे थे। वो दलदल में छुपे हुए मगरमच्छों का खास तौर पर ध्यान रखते हुए आगे आ रहे थे। उनके नेज़े तने हुए थे ताकि जैसे ही कोई मगरमच्छ बाहर निकले वो उन पर हमला कर दें। सुर्ख आंखों वाले स्याह भेड़िए आ रहे हैं, लहराती हुई और चीखती हुई आवाज़ आई और डॉक्टर ब्लैक के साथ उसके साथी भी बेख्तियार उछल पड़े। खबरदार, फायरिंग ना करना, ये उगारा है, डॉक्टर ब्लैक ने चीखते हुए कहा। और सबकी उंगलियां मशीन गनों के ट्रैगरों से हट गईं और साथ ही उन्होंने गनों की नालें झुका लीं। उसी लम्हे उन्हें सामने दरख्तों में से उगारा निकलकर उनकी तरफ भाग कर आता हुआ दिखाई दिया। वो तेज़ी से भागता हुआ आया और डॉक्टर ब्लैक के सामने रुक गया। आकाश स्याह भेड़िए आ रही हैं, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है और वो सब बेहद होनहार और ताकतवर हैं, उगारा ने डॉक्टर ब्लैक से मुखातिब होकर कहा। तेज़ी से भाग कर आने के बावजूद उसका सांस नहीं फूला था। वो डॉक्टर ब्लैक के सामने ऐसे आकर खड़ा हो गया था जैसे नॉर्मल अंदाज में चलता हुआ आया हो। और वो किस तरफ से आ रहे हैं? डॉक्टर ब्लैक ने परेशान होते हुए पूछा। जिस तरफ से मैं आया हूँ, उगारा ने जवाब दिया। कितनी दूर है वो और वो कितनी बड़ी तादाद में है? डॉक्टर ब्लैक ने पूछा। वो ज़्यादा दूर नहीं है आका, वो बेशुमार हैं। उन्हें इंसानी खून की बू मिल गई है, इसीलिए वो इसी तरफ भागे चले आ रहे हैं, उगारा ने कहा। क्या तुम उनसे लड़ सकते हो? डॉक्टर ब्लैक ने कहा। नहीं आका, सुर्ख आंखों वाले स्याह जानवरों का मुकाबला करना मेरे बस में नहीं है, उगारा ने पहली बार खौफज़दा लहजे में कहा।
ठीक है, तुम जाओ, छुप जाओ, मैं और मेरे साथी उनसे होते निपट लेंगे, डॉक्टर ब्लैक ने कहा। तो ओगारा ने इस बात में सर हिला दिया और तेजी से दाएं तरफ भागता चला गया और देखते ही देखते दरख्तों के पीछे गायब हो गया। तुम सब पोजीशनें संभालो, इस तरफ से आप भेड़ियों के ग्रो आ रहे हैं और हमें इन सबको हलाक करना होगा, नहीं तो वो तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, डॉक्टर ब्लैक ने पलटकर चीखते हुए कहा। और इसके साथ ही उसके साथियों में जैसे हड़बोंग सी मच गई। उन्होंने तेज़ी से इधर उधर भागना और खुद को दरख्तों के पीछे छुपाना शुरू कर दिया। इनमें से कई मुसल्लह अफराद तेज़ी से दरख्तों पर भी चढ़ गए थे। डॉक्टर ब्लैक के कहने पर अब इन सब ने आंखों से गॉगल्स हटाकर मशीन गनों के साथ लगी हुई टॉर्चें रोशन कर ली थीं ताकि ज़्यादा आसानी से स्याह भेड़ियों को देख सकें। अभी थोड़ी ही देर गुजरी होगी कि जंगल में बेशुमार और तेज़ भागते हुए कदमों के साथ भेड़ियों के खौफनाक अंदाज में चीखने की आवाज़ें सुनाई दी। फिर उन्होंने सामने दरख्तों के पीछे से स्याह रंग के बड़े बड़े और जसीम भेड़ियों को अपनी तरफ आते देखा। भेड़ियों की तादाद वाकई बहुत ज़्यादा थी और वो आम भेड़ियों से कहीं ज़्यादा बड़े और ताकतवर दिखाई दे रहे थे। उनके मुंह खुले हुए थे जिनमें से उनके लंबे और नोकीले दांत दूर से ही साफ दिखाई दे रहे थे। उनकी आंखें भी सुर्ख थीं जो अंगारों की तरह दहकती हुई दिखाई दे रही थी। वो चीखते और छलांगे मारते हुए इसी तरफ आ रहे थे। डॉक्टर ब्लैक ने भी इस कार्ड से एक मशीन गन ले ली थी और एक दरख्त की आड़ में खड़ा इन भेड़ियों की तरफ ही देख रहा था। फायर जैसे ही भेड़िए मशीन गनों की रेंज में आए, डॉक्टर ब्लैक ने अपने साथियों को चीखते हुए फायरिंग करने का हुक्म दिया। दूसरे लम्हे माहौल यकलहत मशीन गन्ने चलने की तेज़ आवाज़ों से गूंज उठा। डॉक्टर ब्लैक और इसके साथियों ने एक साथ भेड़ियों पर फायरिंग करनी शुरू कर दी थी, जिससे सामने से आते हुए कई भेड़िए एक साथ उछल उछल कर गिरे और वहीं तड़पना शुरू हो गए। फायरिंग की आवाज़ों और अपने साथियों की लाशें गिरने के बावजूद पीछे से आने वाले भेड़िए नहीं रुके थे। वो अपने साथियों के ऊपर से छलांगे लगाते हुए उन्हीं की तरफ आ रहे थे और फिर वो जैसे डॉक्टर ब्लैक के साथियों पर उछल उछल कर झपटना शुरू हो गए। दूसरे लम्हे माहौल इन भेड़ियों समेत बेशुमार इंसानी चीखों से गूंज उठा। भेड़िए छलांगे लगाते हुए इन दरख्तों की तरफ भी आए थे जहाँ डॉक्टर ब्लैक के साथी छुपे हुए थे। डॉक्टर ब्लैक के साथियों पर एक साथ कई भेड़िए झपट रहे थे। अपने साथियों को मुश्किल में देखकर दरख्तों पर चढ़े हुए मुसल्लह अफराद ने भेड़ियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। डॉक्टर ब्लैक भी मशीन गन से सामने से आने वाली भेड़ियों को निशाना बना रहा था। गोलियों की बौछारों से भेड़िए इसके सामने गिर रहे थे। इनमें से कुछ भेड़िए तो हलाक हो गए थे और कुछ कम गोलियां लगने की वजह से जख्मी हुए थे। जख्मी होने की वजह से वो गराते हुए घसीट कर इस तरफ आ रहे थे जहां डॉक्टर ब्लैक मौजूद था। ये देखकर डॉक्टर ब्लैक ने जेब से एक हैंड ग्रेनेड निकाला और उसकी सेफ्टी पिन दांतों से निकालकर उसने जख्मी भेड़ियों की तरफ फेंक दिया। बम इन भेड़ियों के करीब जा गिरा। दूसरे लम्हे एक जोरदार धमाका हुआ और इन जख्मी भेड़ियों समेत वहां मौजूद दूसरे भेड़ियों के भी टुकड़े उड़ते चले गए। धमाका होते ही इर्द गिर्द मौजूद भागी भेड़िए उछलकर पीछे हट गए थे। ये देखकर डॉक्टर ब्लैक ने जेब से एक और बम निकाला और इसका पिन निकालते ही इस तरफ उछाल दिया जिस तरफ चंद भेड़िए इसके एक साथी की लाश को बुरी तरह से भंबोड़ रहे थे। धमाका हुआ और भेड़ियों के साथ साथ डॉक्टर ब्लैक के साथी की लाश के भी टुकड़े उड़ते चले गए। डॉक्टर ब्लैक को बम फेंकते देखकर उसके साथियों को भी जैसे होश आ गया। उन्होंने भी फायरिंग करने के साथ साथ भेड़ियों पर बम फेंकने शुरू कर दिए थे। अब माहौल फायरिंग की तेज़ आवाज़ों के साथ बमों के धमाके और भेड़ियों की तेज़ चीखों से गूंजना शुरू हो गया। बमों के ज़ोरदार धमाकों ने इन भेड़ियों को बुरी तरह से बुखलाहट में मुब्तला कर दिया था और वो छलांगे मारते हुए इधर उधर बिखर गए थे। ये बमों से डर रहे हैं, इन पर ज़्यादा से ज़्यादा बम बरसाओ, डॉक्टर ब्लैक ने चीखते हुए कहा। तो डॉक्टर ब्लैक के साथियों ने दरख्तों पर मौजूद भेड़ियों पर बम बरसाने शुरू कर दिए जिनसे जंगल का माहौल पूरी तरह से थरा उठा था और मुसलसल होने वाले धमाकों ने भेड़ियों को तत्तर बतर कर दिया था। वहाँ हर तरफ खुश्क झाड़ियाँ उगी हुई थीं। बमों के धमाकों से आग का अलाव सा रोशन होता था जिससे झाड़ियों में आग लग जाती थी और आग देखकर भेड़ियों ने डर कर वहाँ से भागना शुरू कर दिया था। भेड़ियों को तितर बितर होते और भागते देखकर डॉक्टर ब्लैक और उसके साथियों में नया जोश सा भर गया था। उन्होंने और शिद्दत से वहां फायरिंग और धमाके करने शुरू कर दिए जिससे बच जाने वाले भेड़िए चीखते चलाते हुए वहां से दूर भाग गए। थोड़ी ही देर में मैदान साफ हो चुका था। अब वहां हर तरफ भेड़ियों की लाशें दिखाई दे रही थीं जो डॉक्टर ब्लैक और उसके साथियों की गोलियों और बमों का शिकार हुए थे, जबकि बाकी सब भेड़िए वहां से भाग गए थे। उनके भागने की आवाज़ें दूर तक सुनाई दे रही थी। जैसे ही मैदान साफ हुआ डॉक्टर ब्लैक और उसके साथियों ने बम बरसाने और फायरिंग करनी बंद कर दी। वहाँ एक बार फिर खामोशी छा गई। अलबत्ता इस खामोशी में उनके ज़ख्मी साथियों की चीखें और क्राहें ज़रूर सुनाई दे रही थी जिन्हें तेज़ और मुसलसल होने वाली फायरिंग के बावजूद भेड़ियों ने दांत और पंजे मारकर बुरी तरह से ज़ख्मी कर दिया था। डॉक्टर ब्लैक और उसके साथी कुछ देर इसी तरह दरख्तों के पीछे दुबके रहे। फिर डॉक्टर ब्लैक दरख्त के पीछे से निकलकर बाहर आ गया और वो अपने हलाक और ज़ख्मी होने वाले साथियों की तरफ देखने लगा।
स्कॉट। डॉक्टर ब्लैक ने स्कॉट को आवाज़ दी तो स्कॉट एक दरख्त के पीछे से निकलकर तेज़ी से इस तरफ बढ़ आया। उसका चेहरा सता हुआ था और अब भी उसके चेहरे पर खूनख्वार बेड़ियों का खौफ दिखाई दे रहा था। यस डॉक्टर ब्लैक, स्कॉट ने नज़दीक आकर हकलाती हुई आवाज़ में कहा। देखो हमारे कितने साथी हलाक हुए हैं और कितने जख्मी हुए हैं, डॉक्टर ब्लैक ने करख्त लहजे में कहा तो स्कॉट सर हिलाकर तेज़ी से पलट गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो उसका चेहरा बुझा हुआ था। हमारे 5 साथी हलाक हो गए हैं और 12 साथी जख्मी हैं, स्कॉट ने डॉक्टर ब्लैक से मुखातिब होकर कहा। जख्मियों में से कितने अफराद हमारे साथ चल सकते हैं, डॉक्टर ब्लैक ने उसी अंदाज में पूछा। इनमें 3 अफराद चल सकते हैं, बाकी सबकी हालत ऐसी नहीं है कि वो हमारे साथ आगे जा सकें, स्कॉट ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, इन 3 को छोड़कर बाकी सबको गोलियां मार दो और चलो, डॉक्टर ब्लैक ने सफाकाना लहजे में कहा। तो स्कॉट ने अस्वात में सर हिलाया, फिर वो इसी तरफ भाग गया जहां इसके साथी जख्मी हालत में पड़े चीख रहे थे। स्कॉट ने अपने दूसरे साथियों को साथ लिया और माहौल एक बार फिर फायरिंग और चंद इंसानी चीखों की आवाज़ों से गूंज उठा और कुछ देर के बाद वहां एक बार फिर खामोशी छा गई। स्कॉट ने डॉक्टर ब्लैक के हुक्म से इन तमाम अफराद को गोलियां मार दी थी जो शदीद जख्मी थे। चलो यहाँ से जल्दी निकलो, यहाँ भेड़ियों के साथ साथ इंसानी लाशें भी हैं। इन लाशों को खाने के लिए भागने वाले भेड़िए यहाँ वापस भी आ सकते हैं, इससे पहले कि वो यहाँ आए हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, डॉक्टर ब्लैक ने कहा। तो दरख्तों पर मौजूद अफराद कूद कूद कर नीचे आने लगे। फिर कुछ ही देर में वो सब एक बार फिर डॉक्टर ब्लैक के साथ आगे बढ़े जा रहे थे। अभी वो थोड़ी ही दूर गए थे कि अंधेरे से उगारा भी निकलकर उनके साथ आ गया। उगारा को वहाँ से जाते फिर इस तरह वापस आते देखकर स्कॉट और उसके साथी हैरान तो हो रहे थे, लेकिन डॉक्टर ब्लैक की वजह से वो इस बारे में कोई भी बात नहीं कर रहे थे। वो सब मुसलसल आगे बढ़ते रहे। इस बार आगे बढ़ते हुए स्कॉट ने डॉक्टर ब्लैक के कहने पर रास्ते में वक्फे से बम ब्लास्ट करने शुरू कर दिए थे ताकि अब इनसे सुर्ख आंखों वाले स्याह जानवर भी दूर रह सके। घने दरख्तों, झाड़ियों और ऊंचे नीचे रास्तों से गुजरते हुए वो ढलानी इलाके में दाखिल हुए। अभी चूँकि रात बाकी थी इसीलिए क्रॉस विजनल ग्लासेस और मशीन गनों के साथ मुंसलिक टॉर्चों की रोशनी में वो सब इन ढलानों से नीचे जाना शुरू हो गए। 2-3 ढलाने पार करके वो एक मैदानी इलाके में आ गए जहाँ हारदार झाड़ियों की कसरत थी। ये हारदार झाड़ियाँ चूँकि इनके लिए ख़तरनाक साबित हो सकती थी, इसीलिए डॉक्टर स्कॉट के हुक्म पर इन झाड़ियों को लेज़र लाइट से जलाकर रास्ता बनाना शुरू कर दिया गया था ताकि इन रास्तों पर चलते हुए वो और उसके साथी जख्मी ना हो जाएं। सुर्ख आंखों वाले स्याह भेड़ियों के हमले में उसके 12 साथी हलाक हुए थे और डॉक्टर ब्लैक अब ये नहीं चाहता था कि मंजिल तक पहुंचने से पहले इसका कोई और साथी हलाक या जख्मी हो, इसीलिए वो पूरी एहतियात बरत रहा था और जहन में कशाका के बताए हुए रास्तों की रोशनी में वो अपने साथियों को महफूज रास्तों से गुजार रहा था। कशाका ने उसे होबानी कबीले वालों का भी बताया था, लेकिन डॉक्टर ब्लैक ने चूँकि आम जानवरों और दरिंदों को भगाने के लिए खास अमल किया था, इसीलिए उसे यकीन था कि होबानी कबीले वाले भी उनके रास्ते में नहीं आएंगे और अगर वो उनके सामने आ भी जाते तो डॉक्टर ब्लैक उनसे अकेला निपट सकता था। मैदानी इलाकों से गुजरकर वो एक पहाड़ी सिलसिले में दाखिल हो गए। तमाम पहाड़ियाँ भी दरख्तों और झाड़ियों से भरी हुई थीं। इन पहाड़ियों पर चढ़ते और उतरते हुए उन्हें दिक्कत तो ज़रूर हो रही थी, लेकिन वो सब डॉक्टर ब्लैक की सरकर्दगी में रुके बगैर आगे बढ़े जा रहे थे। फिर डॉक्टर ब्लैक ने जब इन पहाड़ी इलाकों में चंद पुराने खंडर देखे तो उसने वहीं रुकने का फैसला कर लिया। इस वक्त तक सुबह की सफेदी नमूदार होना शुरू हो गई थी। डॉक्टर ब्लैक ने भी चूँकि यही फैसला कर रखा था कि वो रात के वक्त सफ़र करेगा और दिन के वक्त आराम, इसके लिए खंडर देखकर उसने सब अफराद को वहीं रुकने का कह दिया और उसके साथ ही खंडरात चेक करने के लिए आगे बढ़ गए ताकि वहाँ अगर हशरातुल अर्स या जहरीले सांप हों तो इन्हें वहाँ से भगा सकें। इन इलाकों में चूँकि जहरीले मच्छर और सुर्ख मक्खियों की भी बहतात थी, इसलिए वहाँ तरह तरह के स्प्रे करने शुरू कर दिए थे ताकि वो सब भी सो रहे हों तो जहरीले मच्छरों और सुर्ख मक्खियों से महफूज रह सकें। खंडरात किसी पुराने कबीले के थे जिसे ख़त्म हुए शायद बरसों बीत गए थे। अब वहाँ तख्तों की बनी हुई टूटी फूटी झोंपड़ियाँ ही मौजूद थी जो अब जानवरों के भट्ट बनी हुई थी, लेकिन अब वहाँ कोई जानवर नहीं था। इनमें से चंद झोंपड़ियाँ ऐसी थी जिन्हें थोड़ा बहुत मरम्मत करके वो अपने लिए करामत बना सकते थे। चुनांचे उन्होंने इन झोंपड़ियों को मरम्मत करने के साथ साथ वहाँ अपने हैमे लगाने शुरू कर दिए। फिर उनमें से कुछ अफराद अपने खाने पीने का बंदोबस्त करना शुरू हो गए, जबकि डॉक्टर ब्लैक उनसे अलग थलग एक चट्टान पर जाकर बैठ गया। उगारा उसके करीब ही था। वो उसके करीब किसी बुत की तरह खामोश और साकत खड़ा था, जैसे अगर उसे कोई हिलाएगा नहीं तो वो इसी तरह वहाँ इस्तादा रहेगा।